शुरू करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज़ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पहले आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, जिसमें आपने बात की सिग्मा बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनती है। और पाई बॉन्ड कैसे बनती है, पाई बॉन्ड बनती है मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग से। ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे पास इससे पहले कौन सी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, इसने क्या नहीं बताया, इसने हमको नहीं बताया कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं बाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें नहीं बताई। दूसरी चीज़ क्या नहीं बताई, दूसरी चीज़ नहीं बताई मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कौन कौन सी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहे हैं, मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक है मॉलिक्यूल की डायामैग्नेटिक है मॉलिक्यूल, फिर स्टेबिलिटी। तो इसके लिए हमें क्या लाना पड़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, मेन पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मेन पॉइंट्स। ठीक है, मेन पॉस्टुलेट्स जो हम कह सकते हैं, मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहला पॉइंट क्या था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे होते हैं तो वो कहाँ होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, भाई नाम से ही सब कुछ पता चल रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स तुम्हारे एटम्स में होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहाँ होंगे, एटम्स में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहाँ होंगे भाई, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल एटम में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तुम्हारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स में होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल एटम में होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स में होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब कौन कौन से होते हैं बताओ। एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, जैसे 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, 3p हो गया। ठीक है ना, 1s, 2s, 2p, 3s, है ना, 3p, ऐसे ही तो होता है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं कि भाई ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 जो हम भरते हैं। ठीक है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं, एटम में। अब मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स में होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, इनकी नेमिंग थोड़ा सा अलग हो जाती है। एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तुम्हारे क्या होते हैं, सिग्मा, पाई। ठीक है, ये सारे होते हैं तुम्हारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर से, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से बनते हैं, वो क्या होते हैं, सिग्मा या फिर पाई। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है, ये दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा पाई हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, चौथा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उतनी ही संख्या में तुम्हारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, फिर से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग। समझ में आया, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। अब इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता, जो पूछा जाता है वो आगे आएगा। अब देखो, हमारे पास यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, क्या हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल। मान लो कि हमने लिया हाइड्रोजन का एटम। ठीक है ना, हमने लिया क्या, हाइड्रोजन का एटम हमने लिया, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, हाइड्रोजन का एटम हमने लिया। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, 1s1। ठीक है, और एक हाइड्रोजन ये हमने लिया, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखा, 1s1। ठीक है ना, तो मान लो कि ये दोनों ही 1s1 है। ठीक है,
अच्छा, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स तो बेसिकली वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ऑर्बिटल्स बेसिकली हमारे वेव्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो इन दोनों ऑर्बिटल्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अभी आप वो वेव्स में पढ़ते हो, एसएचएम में भी पढ़ोगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि भाई इन दोनों के जो वेव फंक्शन हो हैं ये माइनस हो गए। इन दोनों के, जैसे इसका वेव फंक्शन है साई वन, इसका वेव फंक्शन है साई टू, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है इन दोनों के जो वेव फंक्शन है वो माइनस हो गए। अब देखो ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो हमारे पास क्या बना? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से क्या बन रहा था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, फिर से जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो हमारे पास क्या मिला? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। अब सिस्टम की अगर एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? हमने कहा भाई वो तो अनस्टेबल होता है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो अनस्टेबल होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में साई वन प्लस साई टू हो गया, डिस्ट्रक्टिव में माइनस हो गए वेव फंक्शन, कंस्ट्रक्टिव में